बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ अगली नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है 0519224900। इस नंबर पे आप बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में 2-3 आपसे बातें कर दूं। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से, और वो जो 2 ऊपर के मुल्क हैं, न्यूजीलैंड और हांगकांग, गालिबन वो छोटे छोटे मुल्क हैं। उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी, जिसने हमें एडवाइस किया, मुसलसल साइंटिफिक फ़ैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें, सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई सिवाय पाकिस्तान में। और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए, मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा? सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली,
آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں، غربت دیکھیں، ان کی معیشت کا حال دیکھیں، وہ کدھر تھی، پاکستان کدھر تھا. آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا، سوچے سمجھے بغیر کہ بیچارے لوگوں کو کیا بنے گا، لوگ ٹریول کس طرح کریں گے، باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے. انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا. انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا، جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم جانے والے لوگ. تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا، اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں. انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں، جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کورونا پھیل جائے گی. تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے، دونوں طرف مسئلے ہیں، ایک طرف معیشت ہے، ایک طرف ہماری کورونا کا پھیلنا ہے، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے. تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو، مثلا شادی، جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں تیزی سے، تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں. اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے. تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا. ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے. ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا. اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا. لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. جی، پروگرام کے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ اب والد کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں. اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں. تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. 10 سال ہو گئے ہیں، کیس نیب میں ہی ہے. نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اس کو جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000، یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں، جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاٹن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف بہلوچ مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکیج دیا جی بی کو، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں. میں
بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ ہے، اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی. اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے، آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے، بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے، اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سہولتوں کا فقدان ہے، افراتفری کا عالم میں پیٹرولیم کی شارٹیج ہے، اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی انتظامیہ ان پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جی بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کالرز سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں وسیم مذہب سے میرا تعلق ہے، اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے میں نہیں دیا جا رہا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے ہمیں بہت سی امید ہے، اور ہم میرٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ سیٹیں نہیں دیتے. پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ سے بہت امید ہے. اوکے یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا، کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے، اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ساری. تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب میں حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں، لائیو کالرز اس میں آ رہے ہیں، لائیو کالز آ رہی ہیں. کہیں فیصل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے، یا وزیر اعظم سے براہ راست ہی لوگ بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر بناؤں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ جناب دیکھیے کالز تو ملتی ہی نہیں ہیں. لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی. مجھے اندازہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں. لیکن ایک شہری کے طور پہ میں لاہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بالکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر کا، اس کے اوپر 4 جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں، اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں، کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے یو ٹرنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ وزیر صاحب اگر آپ اس طرف توجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال وزیر صاحب مجھے یقین آ گیا کہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کر رہے ہیں. جی حبیب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں کون سے سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے، یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے، یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں. اب میں نے اگر چوری کی ہو، میں نے لنڈن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا، تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا
जो आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफ़त है, मैं फिर से कहता हूं, जो तनकीद होती है वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-9224900 ये नंबर है। हम ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तूल अर्ज़ से लोग कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरसीज से भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं। हमने लाइंस बढ़ा दी हैं, ये एक नंबर जो है इस पे 10 लाइंस अब हो गई हैं, लेकिन बहरहाल आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जहांगीर बोल रहे हैं दुबई से। जी जी, क्या बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब से आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जहांगीर और गुलाम दीन दुबई से बोल रहा हूँ सर। मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आ रही है आवाज़? मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ सर। ठीक है जी। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आप? मैं रिटायर्ड आर्मी रिटायर हूँ, तो मैं इधर दुबई में आके थोड़ा जॉब लिया और मेरी पेंशन बंद हो गई है। पहले 30 महीने बंद की रही है और मैं छुट्टी गया, जाने के बाद वो बहाल की उन्होंने, मेरे काफी सारे पैसे लगे उसके ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो हमसे NOC मांग रहे हैं, तो NOC हमारे पास तो नहीं, हम सफारतखाने से कागजात के भेजते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप जब आपको कोई कॉल करेगा आप अपनी पूरी तफसील दें और इंशाल्लाह हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? विदार अमीदुल्लाह बोल रहा हूँ क्वाड से। जी जी, क्या सवाल है जी आपका? सर मेरा ये है कि मैं फौजी हूँ, मैंने 34 साल आर्मी में नौकरी की है, तो 71 वार में भी हिस्सा लिया है। जब मैं 34 साल के बाद आया तो मेरा बड़ा भाई है, उसने हमारे सारे भाई जमीनों पे कब्जा किया है और अभी तक जो है ना उसने अपने पास जमीनें रखी है, मुझे अपना हिस्सा नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर कोई अदालत में गए हैं, कोई आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई की है? सर 97 से मैं अदालत में फिर रहा हूँ। 97 से अदालत? हाँ, 97 से कह रहे हैं अदालत में गया हूँ। तो इसकी आपकी हम इस तरह करेंगे कि आपकी तफसील ले लेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपका केस आगे बढ़े। जी, कंट्रोल रूम में आपका नंबर है, तो आपसे वज़ीर आज़म ऑफिस की जो टीम है वो रब्ता करेगी। जी, आप हमसे रब्ता कर रहे हैं 051-9224900 इस नंबर पे। साथ ही में सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवालात पोस्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अपनी जो अगली हमारी ये आपका वज़ीर आज़म प्रोग्राम होगा, उसमें फिर हम बताएंगे आपको कि क्या मसले आए। जो जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कितने हल हुए, और अगर हल नहीं हुए तो उसका मसला क्या है। जी, उसके साथ एक और नंबर भी आप नोट फरमा लीजिएगा। सिटीजन पोर्टल पे एक तो ऐप है, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक टेलीफोन नंबर भी है जिस पे आप रब्ता करके अपनी शिकायत वहां पर भी दर्ज करवा सकते हैं, और वो नंबर है 051-900-111-900111 ये नंबर है जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब से बात कीजिएगा जी। सर मोहम्मद बख्श राजनपुर से बात कर रहा हूँ। खान साहब खैरियत से हैं? ठीक है सर। जी मेहरबानी, शुक्रिया।
खान साहब, मेरी अर्ज है कि मैं वफाक की जमीन काश्त करता हूँ, एक आम काश्तकार और अनपढ़ इंसान हूँ। मैंने ठेके पे ली हुई है, हर साल मैं उसके पैसे भी अदा करता हूँ, सारा कुछ। हुकूमत की 19 और 20 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, हमारी फसलों का नुकसान हुआ था, उसमें इमदाद दी गई थी, मुझे शामिल नहीं किया गया, जबकि मैं कमा के खुद हुकूमत को देता हूँ। और दूसरी बात यह है खान साहब, के पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो असर रसूख वाले लोगों को मिल रही है मिली भगत के साथ। मैंने सेक्रेटरी लाहौर तक अपने जोर लगाए हैं, दरखास्तें दी हैं, फोन भी किया है, किसी ने नहीं सुनी। हम काश्तकार हैं, हम एक मन बेचने जाते हैं तो हमसे 1 किलो इजाफी लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट की हुकूमत कोई टैक्स नहीं लेती है काश्तकारों को, जब कहते 600 रुपये 1 लाख के पीछे इनकी ऑनलाइन पेमेंट आती है, टैक्स भी ले लेते हैं। इसका आपको अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद टेलीफोन आएगा मेरे ऑफिस से, ये आपने पूरी तफसील बतानी है और वो हम सारी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और ये भी पता चलवाएंगे कि जो आपकी जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी हम पूरा देखेंगे कि हम इसमें भी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है कि एहसास प्रोग्राम का दायरा कार जो है उसको कब तक वसी किया जाएगा? देखें, एहसास प्रोग्राम के तो काफ़ी इस वक्त कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं, देहात के अंदर ख़वातीन को मवेशी और चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन जो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है वो हमारे जो डेटा सारे पाकिस्तान का अब हमें मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे पाकिस्तान का अब हमें पता चल गया है कि कितने घराने हैं इस मुल्क में जिनकी कितनी आमदनी है, फिर उससे ऊपर कितने घराने हैं, फिर उससे ऊपर। अब हमारे पास डेटा ऐसा आ गया है कि हमें अब डायरेक्ट लोगों को यानी हमें पता चल जाएगा, मसलन अगर आटे की कीमत ऊपर जाती है तो कौन से घराने होंगे जो ज़्यादा मुतासर होंगे, जिनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है खाना पीना की चीज़ों के ऊपर, तो उनको फिर हमने डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे। और ये दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा कि हम 40% जो निचला तबका है हमारा, उसको डायरेक्ट हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, यानी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई से बचाने के लिए उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब, सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है कि तलहा तालिब ने ओलंपिक्स में बगैर हुकूमत के सपोर्ट के वेट लिफ्टिंग में मुल्क का नाम रोशन किया और सिर्फ चंद किलोग्राम से तगमे से वो महरूम रहे। वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ के मुल्क में स्पोर्ट्स का इतना बुरा हाल है। आप हमेशा से बात करते रहे हैं टैलेंट की, लेकिन यहां पर स्पोर्ट्स का जवाल क्यों? देखिए, मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा। मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि, और ख़ास तौर पर माइशत का जो हालात थे और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ थी, महंगाई थी, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। देखिए, मैंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को देखा, हम जब छोटे थे, जैसे हॉकी में पाकिस्तान किधर था, फिर क्रिकेट में तो हमारे दौर में देखते देखते पाकिस्तान नीचे से आके वर्ल्ड कप जीत गया और दुनिया की टॉप टीम बन गई। और स्क्वॉश के अंदर हमारे पास 2 जायंट्स थे, जानशेर और जहांगीर खान, जिन्होंने 10-10 साल दुनिया की स्क्वॉश को डोमिनेट किया। तो हमने वो दौर देखा हुआ है और फिर डिक्लाइन देखी इसकी। और बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पैसे लूटने के लिए आपको इदारों को कमज़ोर करना पड़ता है। मसलन अगर आपके इदारे ठीक हो, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा? मैं FBR को अपना आदमी बिठाऊंगा, मैं अगर नेशनलाइज बैंक्स को लूटना है तो उधर अपने प्रेसिडेंट्स बिठाऊंगा, उनके ज़रिए लोन्स लूँगा, माफ़ करवाऊँगा। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे, अब नैब कब से फंक्शन कर रही है? पहली दफ़ा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा। पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, तो नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती जा रही थी। अब शोर जो मचा हुआ है वही कानून है, वही नैब है, वही 20 साल से कानून है। वो तब तो 10 सालों में जब ये थे तो उसको नहीं बदला।
क्योंकि उन्होंने अपने आदमी बिठा के तो नैब को बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए किया हुआ था। बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब में अपना आदमी बिठाया हुआ है। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। इसी तरह जिस तरह नैब का इदारा तबाह किया, उसी तरह सारे इदारे तबाह हुए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये समझने की बात है कि हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। अब दुनिया के अंदर जिधर उनके इदारे अच्छे होते हैं, वो मुसलसल अपनी स्पोर्ट्स को और कंपेटिटिव करते जा रहे होते हैं। वो नई टेक्निक सोच रहे होते हैं, वो अपने मेरिट को ऊपर लाने के बेहतर तरीके सोच रहे होते हैं, वो अपनी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं वो लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं इदारों के ऊपर। हमारा मसला क्या है कि हम वो जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वाश के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वाश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में, जिधर सारे मुल्क से कंपटीशन करें और टैलेंट उन दो के सर के ऊपर हमने समझा कि जनाब हमारी स्क्वाश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो दो गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे, तब तक ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे। लेकिन जैसे जैसे वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना है कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है, इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड्स अब सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 0510 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझ नहीं क्या नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए, ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें
इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है, ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं, तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। यानी जो 3 टैक्सीज चेंज की उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? बात कर रहा हूँ रावल डेयरी से मैं। जी क्या सवाल है? जी सामने खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी है। इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ और रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कुछ सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का। तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर मैं कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूं, मैं कोई मेट्रो दिखा दूं और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखिए कितना बड़ा कारनामा किया। ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे, आप मेट्रो लगा लें, आप पैसे दे, आप ट्रेन बना। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन, किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी? गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे के वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं।
इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए, जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के। जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज़ किधर हैं। वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना धज्जियां उड़ाई गई कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी, 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहां से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो अब मैंने हर जगह ऑर्डर किया है कि हर शहर के मास्टर प्लान बनेंगे। मास्टर प्लान का मतलब यह है कि शहर एक हद से आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे हरे इलाके खत्म होते जा रहे हैं, उनको रोक देंगे शहरों को। शहर बजाय इधर जाने के ऊपर जाएंगे, जो सारी दुनिया में है। अब दुबई है, दुबई ऊपर गया हुआ है, अगर दुबई फैल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। जिस तरह न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क ऊपर गया हुआ है, अगर न्यूयॉर्क को इस तरह फैलना शुरू हो जाए तो वो न्यूयॉर्क में तो कभी ना वो पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना अम्यूनिटीज दे सकते हैं। लिहाजा हमारे अब शहरों को हमें रोकना पड़ेगा। और फिर जिधर हमने देखा नया शहर बनाएंगे, जिस तरह रावी सिटी बना रहे हैं लाहौर में। रावी सिटी का मकसद क्या है? पहले तो रावी को बचाना। रावी एक गंदा नाला बन चुका है, उसको डैम करके उसका पानी ऊपर ला के लेक बना के, ताकि लाहौर का पानी नीचे जा रहा है। लाहौर में थोड़ी देर में टैंकर माफिया आ जाएगा, जिस तरह कराची में, क्योंकि वहां पानी इतना नीचे चला गया। इसलिए पहले लेक बना रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर ऊपर जाए, फिर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, शहर को मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, फिर वहां पूरा जंगल उगा रहे हैं साथ, ताकि वहां पोल्यूशन कम हो, ताकि वो ऑब्जॉर्ब करे पोल्यूशन। इसी तरह कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वो मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा फायदा सिंध का है, पैसे भी सिंध में, नौकरियां भी सिंध में, फायदा भी कराची का, जो बच जाएगा कराची भी फैलता जा रहा है। कोई वजह है जो उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन शहरों को अब हमें रोकना पड़ेगा, मास्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एरियाज वहां बचाने पड़ेंगे, वो भी गायब हो गए हैं। और फिर वेस्ट डिस्पोजल, यानी गंदगी किधर जाएगी, उसकी फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि अब लाहौर में 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, और वो ट्रीट करके पानी रावी में डालेंगे, रावी भी बेहतर हो जाएगा, और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बच जाएगा। जी वज़ीर आज़म साहब, एक और सवाल आया सोशल और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, अपोजिशन दावा करती है कि धांधली से आप जीते हैं। देखें, ये मैं फिर से, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी सारी क्रिकेट अपने अपने अंपायर होते थे, जो मुल्क में क्रिकेट खेलो उसका अपना अंपायर होता था। तो जो टीम हारती थी वो ज़्यादातर कहती थी धांधली हुई है, और हो भी सकती है, होती भी थी। कई दफ़ा जो हारता था उसको बहाना मिल जाता था, क्योंकि जब मुल्क से बाहर जाते थे कि अगर मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हो तो आप कहते थे जी हम जीतें कैसे, वहाँ तो अंपायर उनके अपने हैं। और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं जीता था, क्योंकि हमारे अपने अपने अंपायर थे। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि मैं वाहिद वो कैप्टन हूँ जो टीम लेके गया हिंदुस्तान, और उनके अंपायरों के बावजूद हम जीत के आए। तो वो कभी उन दिनों में नामुमकिन होता था। तो इसलिए हमने फिर कैंपेन की न्यूट्रल अंपायर्स के लिए, और मैंने वो कैंपेन लीड की। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया 1986 में। और उसके अलावा हमने फिर टेक्नोलॉजी का कहा कि इस्तेमाल करें। तो अब उन दोनों की वजह से आज क्रिकेट में जो हारता है वो हार मान जाता है।
हमारे ज़माने में हार जीत, वो कहते थे जी अंपायरों ने हरा दिया। अब यही हो गया पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें ताकि सब मान जाएं हार जीत को। ये पहली गवर्नमेंट है हमारी। नहीं तो जो गवर्नमेंट में आता है वो कभी चेंज नहीं करता। वो क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आप समझते हैं अमला आपका नीचे लगा होता है, सारा आप इलेक्शन कमिश्नर भी आप अगर गवर्नमेंट की मर्जी से आता है, इलेक्शन कमीशन भी वही होती है। तो वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो चेंज नहीं करते। हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जिसने हमने पूरी कोशिश करके मेहनत करके देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक हो सकता है, और हम एक नतीजे पे आए हैं कि एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम लेके आए। उससे होगा जितने भी हमारे मसले सब खत्म हो जाते हैं। हमारे मसले शुरू होते हैं वोटिंग के बाद, और जब तक रिजल्ट आता है उसके बीच में सारे धांधली जो कि बैग्स खुल जाते हैं, वो डबल स्टैम्प कर देते हैं, वो फॉर्म 40 नहीं भरता, यानी सारी चीज़ें वहाँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं तो जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। तो अब इतनी मेहनत से हमने काम किया है, 1 साल से हम लगे हुए हैं ऑपोजिशन को कहना कि ये हमारा सिस्टम है, हमारे साथ मिलकर रिफॉर्म्स करो। 1 साल से वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम मानते नहीं है और ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट, यहां तो केयर टेकर गवर्नमेंट करती है, सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की ने इलेक्शन करवाया, सारा अमला इनका, पुलिस इन्होंने वहां लगाई हुई सारी जगह, इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी की। फिर हाँ, जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था। तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली तो जब तक इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं मिलती धांधली नहीं हो सकती। तो और वो फिर सियालकोट का इलेक्शन हो गया, अब वो भी हार गए हैं और वो इनका गढ़ था। हाँ, ये फवाद चौधरी रिमाइंड कर रहे हैं कि धांधली के इल्जामात आज़ाद कश्मीर में किधर से लगाए गए? वजीर आजम ने बैठ के वजीर आजम हाउस से लगाए हैं। तो ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वजीर आजम भी आपका, अमला भी आपका। तो वो इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हमने पूरा जोर लगा दिया है। हमने इसके ऊपर अपनी हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उन्होंने डेवलप भी कर दिया है। हम सारे मीडिया को दिखा रहे हैं। हम बल्कि चाहते हैं कि सारे जो मीडिया के इलेक्शंस हैं, जो बार्स की इलेक्शंस हैं, सारे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएं। और इंशाअल्लाह ये फिर यानी आप कौम सब समझ जाएगी कि एक ही तरीका है कि ये सारे मसले जो धांधली के हैं वो ख़त्म हों। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि धांधली हुई है, धांधली से हराया गया है, तो वो क्यों नहीं साबित कर सका धांधली? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी। उसके ऊपर वो साबित ही नहीं कर सका, क्योंकि जिधर भी वो गया उन्होंने सारे रिजल्ट दिखा दिए। और वही इसका हाल है पाकिस्तान में। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? नवीद बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट लसबेला। जी, क्या सवाल है जी आपका? सर, हमारा सवाल ये कि हमारे यहाँ 1974 या उसके पहले की ये जो बिजली का सबसे बड़ा मसला है हमारे पास, सर, लोड शेडिंग तबाही है। और जो हमारे अब चूंकि से आप अगर बाई रोड आएंगे देखेंगे जो खंबे के लगे हुए ना सीमेंट के 73 या 74 के, वो ही सर तेज हवाएं चलती हैं, गिर जाते हैं, उन्हीं को रिपेयर कर देते हैं या कोई बिस्तरा कर देते हैं, मतलब कोई हाल नहीं है। तो मैं चाह रहा था, ये मेरा सवाल क्या, बस एक तरह से रिक्वेस्ट हमारी सर, तो इस किया जाए सर। देखिए जी, मैं पहले बिजली का इन गर्मियों में बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा। लोड शेडिंग भी ज़्यादा थी, गर्मी शदीद थी, और बलूचिस्तान में एक और मसला आ गया क्योंकि जो गवादर तक हम ईरान से बिजली लेते हैं, ईरान में इतनी गर्मी पड़ी कि ईरान की खुद बिजली की इतनी कंजम्पशन होगी कि ईरान भी हमें बिजली नहीं दे सका, क्योंकि वहाँ उधर शॉर्टेज होगी ईरान के अंदर। तो हमारा मसला ज़रा आपने समझना, हमने बिजली तो ज़्यादा बना दी पाकिस्तान में, लेकिन जो बिजली को पहुँचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो पुरानी हैं साहब।
अब मसलन पेशावर है, जो ख़ास तौर पर पेशावर वैली के अंदर, वहाँ जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हैं कि जब बिजली का प्रेशर बढ़ा तो जब हमने बिजली पहुँचाने की भी कोशिश की वो पहुँचती नहीं थी, क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइंस कैरी नहीं कर सकती थी। तो अब अगला है कि पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने, नहीं लाने के लिए, ताकि वो बोझ बर्दाश्त कर सके। दूसरा हमें मसला क्या आया कि ये जो फिनोमेना है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हमारी उससे जो मौसम के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक क्या हुआ कि जो बर्फ़ों ने पिघलना था जुलाई के शुरू में वो पिघली नहीं। तो जब बर्फ़ें नहीं पिघली तो जो हमारी डैम्स में पानी आना था वो 35% कम पानी आया, और ये ईरान में भी यही हुआ। तो जब डैम्स में 35% कम पानी आया तो जो बिजली बनानी थी हाइड्रो यानी पानी से बिजली बनानी थी उसमें कमी आ गई। तो जो हमारी कैपेसिटी भी थी उससे भी कम बिजली बनी। लेकिन जो बिजली इस बारी जो डिमांड आई है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड इस बारी आई है, तकरीबन 25,000 मेगावाट बिजली। जी, ये हमारा जो जून और जुलाई का हमारा महीना होता है ये हमारा पीक सीज़न होता है, और बाकी सारे महीनों में तो हमारी औसतन डिमांड जो है वो 16,000 मेगावाट होती है, इसमें वो 22-23 पे चली जाती है। इस साल वो डिमांड हमारी 26,000 तक गई है, और वो बिजली हमने सप्लाई भी की, यहाँ तक कि हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 24,000 है, हमने 25,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में छोड़ी। तो एक तरफ तो डिमांड 20% बढ़ी हुई थी, दूसरा हमारे डैम्स कम थे इस मरतबा, तो हमें बिजली की जो प्रोडक्शन डैम से आ रही थी, और डैम्स हमारी 25% बिजली बनाते हैं, वो हमें कम आई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये पिछले 2 हफ्ते से तो हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो पे हम ले गए हैं, और अगले साल के लिए एक हमने मौसर प्लान बनाया है कि अगली गर्मियाँ आने से पहले ये जो हमारे ट्रांसमिशन के यानी बिजली की तरसील के बॉटलनेक्स हमें देखने में आए हैं, इन पे हम इंशाअल्लाह ताला काबू पा चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड जनरेट कर रही है, तो हमारे पास उसको पीक सीज़न में भी मीट करने के लिए इंशाअल्लाह ताला एक मौसर निज़ाम होएगा। जी, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ इस प्रोग्राम में। आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? आरिफ महमूद भट्ट गुजरांवाला से। जी आरिफ साहब, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल है कि मैं गुजरांवाला में 32 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ। खान साहब के साथ मैं 22 साल से अटैच हूँ जी। और गुजरांवाला कारपोरेशन में 2 साल जब से ये दोबारा कारपोरेशन बहाल हुई थी 2017 में, जो मेयरशिप आए थे उन्होंने जो करप्शन की है, मुझे उन्होंने पहले अपनी सीट से उतार दिया। जब आपकी दौर वापस आया, वो चेयरमैन वापस गया तो मुझे लगाया गया और वो कहा गया कि आपने करप्शन पकड़नी है। मैंने करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी है कारपोरेशन में, जिसकी मुझे सिला यह दिया गया कि मुझे पहले कहा गया कि आप ये बाज आ जाएं इस काम से। गुजरांवाला में बहुत ज्यादा नून लीग का गढ़ है, लेकिन मैं अपने हक और सदाकत के लिए उस कायम रहा। मेरी जान भी चली जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाएं खान साहब, लेकिन मैं हक पे नहीं रुक सकता। मैं किसी रिश्वत वाले के साथ नहीं चल सकता। वो मैंने साबित की 13 करोड़ की करप्शन एक कभी मैंने पकड़ी थी, उन्होंने फौरन मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से। हालांकि मैंने फौरन पे हाई कोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो गुजरांवाला के चीफ अफसर तक करप्ट तरीन अमजद हुसैन टिल्लू, जितने बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग पेट्रोल और सब काम में करोड़ों की करप्शन की है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया। ये तो मैं अभी मेरे ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे और हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं और क्या ये वाकई सब कुछ ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने जहन में डाल रहे हैं कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मैं ये बार बार एक चीज़ लोगों को समझाता हूँ कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहाँ कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन ख़त्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे। छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती।
मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर। जब हम शुरू करते हैं नीचे तक, हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते हम, बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमज़ोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क की तबाह हो जाता है। ये एक ज़रूर मैं फिर दोहराता रहता हूँ एक चीज़, एक है पैनल बनाई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल। इस पैनल ने बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके वो एक नतीजे आए हैं सामने, और वो आप ये समझ जाएं कि जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हैं। उस फाइंडिंग के मुताबिक गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी, मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज में, ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है वहां, अमीर मुल्कों में। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। इनका चोरी का पैसा सारा उधर चला जाता है। जिस तरह जब अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो मुगलों के दौर में हिंदुस्तान सुपर पावर समझी जाती थी दुनिया की। 24% दुनिया की जो दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। जो 24% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान का था। जब वो अंग्रेज 200 साल के बाद छोड़ के गया, तो हिंदुस्तान का 3% शेयर रह गया था दुनिया के जीडीपी में। सिर्फ 3% दौलत हिंदुस्तान की थी। बाकी जो इंग्लैंड था उसकी 24% हो गई थी। तो यहां से पैसा सारा जो चोरी करके लूट के उधर चला गया। अब यही करप्ट जो हुक्मरान है और जो उनके साथ साथी हैं, वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से। हर साल पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहां निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं। ना यहां हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा चोरी। और फिर रुपए के ऊपर प्रेशर, क्योंकि डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं। तो जब डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है। ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। यही साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। उनके प्रेसिडेंट ने करप्शन की, उसका नाम जुमा था। जुमा के ऊपर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। उन्होंने सड़कों में उसने लोग निकाल लिए, मुजाहरे शुरू हो गए और वो गवर्नमेंट पीछे हट गई। यही याद रखें कि एक ताकतवर और कमज़ोर और गरीब और अमीर मुल्क में फ़र्क ही है। किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर किसी की जुर्रत नहीं है कि अगर उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर पे, उसके वजीरों पे, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप कौन होते हैं, मेरे ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उनको जवाब देना पड़ता है। और यही फ़र्क है वहाँ। और यही हम पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों की। यही रूल ऑफ लॉ की जंग है, कानून की हुक्मरानी की। कश्मीर से बड़ा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे साथ भी पाकिस्तान में भी यही हुआ था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 28 मई 2021 को एक काला कानून पास किया है, जिसके तहत आर्जी, कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक भर्तियां बगैर टेस्ट और इंटरव्यू जो अपने दौर में इन्होंने लोग भर्ती किए हैं, उनको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक उन्हें मुस्तकिल कर दिया, जिस पर रियासती अवाम फिक्रमंद है। यानी लोगों को एडहॉक भर्ती किया और अब जाते जाते उन सब को कंफर्म कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता है सर, ऐसे ही इन्होंने। देखिए ये कौम के लिए इदारे क्यों तबाह हुए हैं पाकिस्तान के। यही पीटीवी था, एक वक्त पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था। ये पीआईए था जो दुनिया की टॉप एयरलाइन मानी जाती थी। हमारा ये जो वापडा था, ये जाके बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे पाकिस्तान से।
हमारा जो नेस्पाक था वो मिडल ईस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करता था। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े इदारे क्यों तबाह हुए? सारों के अंदर सियासी भर्तियां करके, सिफारिशों को डाल के, ऐसी इन्होंने बुरे हालात किए हैं इदारों के कि आप ये देखें कि जो पेंशन्स हैं आप इदारों की वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो तकरीबन जो बजट होता है उसमें ज़्यादातर पेंशन में चला जाता है। तो ना कोई डेवलप कर सकता है, ना इदारा आगे बढ़ सकता है, ना जिस काम के लिए वो इदारा बना होता है ना वो काम पूरा कर सकता है। अब ये आज़ाद कश्मीर में जो किया इन्होंने, ये क्या किया होगा कि मैंने अगर इलेक्शन जीतना है, मैंने अपने लोग भर दिए जी, अच्छा जी मैं आपको नौकरियां दे दूंगा। मैंने अपनी इलेक्शन जीतने के लोगों की भर्ती करवा दी, मुल्क को मैंने तबाह करवा दिया। यानी मुल्क को सारे ये जो इदारे थे, स्टील मिल की मैं आपको मिसाल देता हूं। स्टील मिल 2008 में 8 अरब रुपया का नफा था स्टील मिल में, जो पड़ा हुआ था स्टील मिल में। आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वही स्टील मिल इन्होंने पहले गलत भर्तियां कराई, फिर उन्होंने करप्शन की, वही स्टील मिल 5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह पीआईए जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया। उनकी जब सैलरीज आई वही पीआईए नुकसान के अंदर चला गया। तो देखें, या हमने मुल्क को चलाना है एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फ़ायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है। तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियां की गई और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? सर, जस्ट आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and you were checking me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. They have been criticizing that the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans, and when will डैम्स, ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा हमें नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5000 बड़ी डैम्स है। टोटल उनकी डैम्स 80,000 है, लेकिन 5000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने, वही पानी रोकने के लिए। और इसलिए ही वो 1.25 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं। 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा। और वो हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई।
हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है गंदम, 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किया है। और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं हमारा डॉलर भी खर्च होता है, हमारे वो, और बाहर अगर महंगी हो तो वो यहाँ महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है। उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी है, और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी, अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त वो क्वारंटीन की है थ्रू थर्ड कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हैं सऊदीया के साथ, वो आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, तो उनसे बात की जाए कि अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हैं और हम लोगों ने रिकमेंडेड डोजेस भी लगा ली हैं वैक्सीन की, तो उन लोगों ने अभी तक फ्लाइट्स हमारे लिए क्यों ओपन नहीं की हैं? अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, ऑफिसेज भी खुल गए हैं, और अब हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है, और हम जैसी बहुत सी फैमिलीज यहाँ स्टक हैं पाकिस्तान में। जी, मुझे इसका पूरी तरह इल्म है। मैंने अभी जो सऊदी एम्बेसडर आए थे, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनसे मैंने पूरी तफसील में बात की, और मैंने पैगाम दिया शेख मोहम्मद के लिए कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उनके लिए उनके जो भी मसले मसाइल, और भी मसले मसाइल थे फ़्लाइट्स के अलावा, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी तो दिया कि वो जब वो वापस उन्होंने जाना था तो उन्होंने श्योरिटी दी थी कि वो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल करेंगे। जी, आप कॉल कर रहे हैं 0519224900 पे। अगले कॉल है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? जी, राजा साबिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, वज़ीर आज़म साहब से। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से छोटे छोटे से 2 अवामी निवेद के सवाल हैं। एक तो हालिया बजट में गाड़ी की कीमत में कमी की गई थी, जिससे अवाम को अभी तक कोई फायदा नहीं मुंतकिल हो सका, क्योंकि खित्ते में सबसे महंगी गाड़ी तो पाकिस्तान में फरोख्त की जा रही है, और गाड़ियों की रोशेटी भी नहीं है। असल रकम देने के बाद भी अभी तक भी ऑन पे गाड़ी मिल रही है, जबकि असल कीमत पे नहीं मिल रही। इस पे जरा विधान साहब बताइएगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान से बैंक के जरिए इलाज और पढ़ाई के अलावा कोई रकम बैरून मुल्क में मुंतकिल नहीं हो रही। कोई प्राप्ति या कारोबार करना चाहता है तो बैंक तावन नहीं करता, जिसके लिए लोगों को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। आप खुद कहते हैं जो जायज फाइलर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो कारोबार कर सकते हैं। इस बारे में भी स्टेट बैंक और FBR के चेयरमैन से बताया भी क्या है, तो जो जायज काम करना चाहते हैं, उसके बाद अपना कारोबार पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर मेरा तफसील आवाम आपसे जानना चाहते हैं। 2 सवाल हैं। एक ये कि जो गाड़ियों के ऊपर हमने टैक्सेस नीचे किए, इनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए थी। ये मैं फौरी तौर के ऊपर इसको चेक करूंगा कि इन्होंने क्यों नहीं गाड़ियों की कीमत नीचे लेके आए। देखिए, हमने सोचा ये कि जो 1000 सीसी से कम गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया, ताकि वो आम आदमी यानी हमारी मिडिल क्लासेस इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनको सस्ती गाड़ी पड़े। तो एक तो हमने ये किया था, और ये मैं अब चेक करूंगा। आपने कहा ऑन का मसला ये हुआ था कि डिमांड एकदम हमारी गाड़ियों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से ये जो ऊपर ये चार्ज करते हैं, इसके ऊपर भी मैं अभी चेक करूंगा कि क्या वजह है कि हमने इसके ऊपर भी एक हमाद इसका जवाब देंगे। वज़ीर आज़म साहब, जो हमने गाड़ियों पर टैक्सेस कम किए हैं, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने तो उतने ही आगे कीमतें नोटिफाई कर दी हैं नीचे, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो ऑन की बात कर रहे हैं, और इस वक्त मार्केट में जितनी सप्लाई है गाड़ी की उससे कहीं ज़्यादा मांग है। और एक ये ब्लैक मार्केटिंग का एक मेनस है जो आया हुआ है, इसमें भी हमने पिछले साल एक कदम ये उठाया था जिससे कुछ फ़र्क भी पड़ा कि अगर आप 6 महीने के अंदर ही नई गाड़ी लेके आगे बेचते हैं किसी और को, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो 1-1.5 लाख रुपया, उससे कुछ ऑन की शरह में कमी आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड के नतीजे में अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं।
टोयोटा कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रही है, होंडा मोटरसाइकिल्स अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, नए एंट्रेंट्स जैसे किया गाड़ी आई है, Hyundai आई है, MG आई है, फोटोन आई है, तो इनके नए मॉडल्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चंद माह के अंदर ये डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, सप्लाई विल कैच अप, और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे मुल्क में डिमांड ज़्यादा है गाड़ी की। ये शो करता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है और लोग जो है वो गाड़ियाँ मांग रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग की एक ठीक चीज़ है जिस पे हम क्रैक डाउन करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल था उसको मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। बैंकिंग इन्होंने क्या कर्जे बैंक नहीं देते, आप इसी का जवाब बताएं। सर उन्होंने जो बात समझ में आई है वो ये कहा है कि मुल्क से अंदर बाहर जो रकूम भिजवाने के लिए शायद इनको कोई दिक्कत आ रही है, जिस पे हम हर वक्त काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ भी और FBR के साथ भी। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, उसमें भी आप हर महीने में एक मीटिंग चेयर कर रहे हैं और हमारी इंडेक्स में रिकॉर्ड एशिया में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इसमें भी मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जी, मैं इसमें दोनों चीज़ों के मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये ज़रूर है कि हम आसानियां पैदा कर रहे हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तब पाकिस्तान में, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा असास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी असल में उनकी रेमिटेंसेस ने हमारे मुल्क को सही तरह बचाया, नहीं तो इतना बड़ा हमें करंट अकाउंट यानी कि हमारा इतना बड़ा खसारा छोड़ के चले गए थे। 20 अरब डॉलर का खसारा जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था, और उसूलन तो हम इतने बड़े खसारे से हमारा दिवालिया निकल जाना चाहिए था और हमारा रुपए ने क्रैश कर जाना था बिल्कुल ही नीचे, यानी महंगाई आसमानों पे, क्योंकि रुपए ने गिर जाना था। असल में मैं आज फिर से अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा बैंकिंग चैनल से, जो रेमिटेंसेस थी। अब हम उनके लिए और आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर हम और इनके लिए सहूलतें पैदा करना चाहते हैं ताकि आसानी से ये अपना पैसा अंदर भी ले आएँ और अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर भी ले जाएं। तो उसमें जो पुरानी चीज़ें, कई जगह हमें रुकावटें हैं, एक FATF का प्रॉब्लम हुआ है, उसमें ज़रा थोड़ी सी आती हैं रुकावटें, लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए आसानी पैदा करें ताकि वो अपना कोई भी पाकिस्तान में पैसा बैंकिंग के थ्रू ला सके। इनके क्वेश्चन का वज़ीर बैंक से कर्जा लेते हैं या पैसे बाहर भेजते हैं तो लीगल मीन्स से भेजने वालों के लिए बड़ी रुकावटें हैं, जबकि इलीगल मीन्स से भेजने के लिए आसानियां हैं कि कोई नाजायज़ तरीके से भेजता है, बैंकिंग चैनल से नहीं भेजता। वो कह रहे हैं ये रुकावटें जो हैं स्टेट बैंक को चाहिए कि वो दूर करें। अब मैं इसका यही मैं आपको कह रहा था, हमारी कोशिश तो यही है, लेकिन मैं हमाद को कहूँगा ज़रा इसको जवाब दें। इसमें सर क्योंकि कुछ FATF के कंप्लायंस के इश्यूज थे जो कभी कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में आसानी के साथ क्लैश कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमारी जिम्मेदारी है और हमने FATF की कंप्लायंस को फिलहाल जो थी वो कुछ तरजीह दी थी। बट एट द सेम टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नई स्कीम्स ला रहा है जहां पे पैसे का अंदर आना और जाना डिजिटल मीन्स के जरिए जो है वो आसान होएगा। पहले भी काफ़ी आसान हुआ है, हमारी रेमिटेंसेस 23 अरब, हम जब आए थे 21 अरब डॉलर थी, अब 29 अरब डॉलर के करीब हमने क्लोज किया है। तो कुछ आसानी आई है और कुछ हम क्रैकडाउन इलीगल के ऊपर भी हमने बड़ा मैसिव स्केल पे शुरू किया हुआ है। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं जी? क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? मैं डायरेक्ट खान साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम वलायत खान है, मैं पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क की तरफ से फोन कर रहा हूँ। सर हमारे कुछ मसाइल हैं, मसलन PIA आती थी नॉर्वे और डेनमार्क में, अब आना बंद हो गई है, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान के लिए सफर लंबा भी हो गया है, महंगा भी हो गया है। बुजुर्ग तो बिल्कुल अकेले सफर नहीं कर सकते और डेड बॉडी भेजना तो और भी मुश्किल है। सर इसके लिए कुछ करें। और उसके बाद ये बैंकिंग की आप बात कर रहे थे, हमें एक बैंक चाहिए। अब देखें यहाँ के बैंक जो है ना हमारे बिजनेसमैन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर देते हैं। तो HBL वालों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि उनकी गारंटी बढ़ जाएगी अगर वो यहाँ बैंक लेके आते हैं। सर किसी तरह से एक बैंक हमें दे दें ताकि हमारा स्कैंडिनेविया में और यूरोप में जो बिजनेसमैन है उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और तीसरी बात यह है सर कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे डेनमार्क से, उसमें हमें मसला पेश आया है। उस वक्त बेकायदगी थी तो हमने शोर मचाया, तो पता नहीं क्या बात है, वो हमारी बात नहीं सुनते इंसाफ पैनल वालों की। हमने तो हजारों मेंबर भी बनाए हैं, हम पाकिस्तानी यानी मेंबर है PTI के, वो ऐसे है जैसे वाइसराय बने हुए हैं। उन्हें कहें कि आप उन्होंने जो नई डेट दी, पहले उन्होंने इंक्वायरी नहीं की क्या मसला था, अब उन्होंने जो नई डेट दी है वो मुहर्रम की 5 तारीख को दे दी है, 16 अगस्त को। हम कह रहे हैं एक हफ्ता आगे कर दें, क्योंकि अहले तशी हो या सुन्नी हो कोई भी हो, हम उन दिनों में इबादत करते हैं, रात को महफिलों में जाते हैं। तो
बेहतर होगा कि एक वीक आगे कर दें इलेक्शन और अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएं, फेयर होकर सबके लिए। तीसरा जो आपका है वो तो बड़ा आसान है। मैं वाइस रॉय साहब से कहूँगा कि आपकी ज़रूर बात पहुँचाऊँगा कि आगे डेट भी करें और आपसे पूरा सुने आपकी जो प्ली है आपकी। पहली जो दो चीज़ें हैं, PIA का हमें थोड़ा सा मसला है, हम तकरीबन कंप्लाई कर चुके हैं। वो जो आया था पायलट लाइसेंस के ऊपर जो मसला आया था, हमें उम्मीद तो है कि अब वापस हमें फ़्लाइट्स की इजाज़त मिल जाएगी और मुझे पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये बड़ा मसला बना हुआ है। और दूसरा बैंक का, मैं ख़ुद आज जो आपने यहाँ बात कही है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वहाँ भी ये डिमांड आई कि हमारा एक बैंक होना चाहिए। जो बिजनेसेस वहाँ थी, पाकिस्तानी जो बिज़नेस करते हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैंक अगर हो पाकिस्तान का जो, और हम कोशिश करें नेशनल बैंक को वहाँ ले जाने की, तो आसान हो जाएगा बिज़नेस करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं ये स्कैंडिनेविया के ऊपर भी बात करूँगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल हैं सोची कि ओवरसीज़ को वोटिंग का कब तक जो अमल है वो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। इसलिए एक ही इसका रास्ता है, तो एक तो वो है, और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ई वोटिंग करवाएं। अब इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं। हमारे नादरा के हेड आए हुए हैं तारिक मलिक, इनके अंदर बड़ी इस चीज़ में वो सलाहियत रखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई वोटिंग हो सके। अगर ई वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 05192249000। हमारे साथ अगले कॉलर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम तहरीम रिफत है, मैं चेहलम सिटी से बात कर रही हूँ। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा ही रियासत मदीना की बात करते हैं, जिसे सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना का आगाज़ तो गुर्बत के खात्मे के लिए किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत के गरीब मुहाजिरीन को अमीर अंसारी का भाई बनाया, जिससे गरीब पे बोझ आने की बजाय अमीरों के वसाइल गरीबों में तकसीम हुए। लेकिन आज आपके 3 साला दौरे इक़्तिदार में महंगाई का जिन आपे से बाहर हो चुका है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें इंतहा को छू रही हैं। अगर आप वाकई वतन अजीज पाकिस्तान को रियासत मदीना का मॉडल बनाने में मुखलिस हैं, तो प्लीज़ हमें बताएं कि आपकी हुकूमत महंगाई के सामने बेबस क्यों नजर आती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं एंड पे आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूरी है कि आप सारों को अपनी जो विज़न है पाकिस्तान की, वो मैं वो बताऊं कि विज़न क्या है और हम किस तरह उस विज़न की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो ना किबला कौन सा हमारा, हम जा किधर रहे हैं। यानी ये जो सारी कोशिशें कर रहे हैं, ये किस मंजिल की तरफ है। देखिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त पे, जब आप अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज़ नमाज पढ़ के मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं। ये याद रखें कि वो रास्ता है, हम मंजिल नहीं मांग रहे हैं, हम उस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता, वो मंजिल तो वो उस पे जो पहुंचे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, वो तो हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन हम अगर उनके रास्ते पे भी चले गए तो ये मुल्क बिल्कुल एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये बना था इस्लामी फलाई रियासत, ये इसका मकसद था पाकिस्तान का बनने का। अब मैं आपको बताऊं कि वो रास्ते के अंदर कौन से असूल हैं जिनके ऊपर वो मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, और उन असूलों को हम कितना अपना चुके हैं। सबसे बड़ा असूल ये था कि फलाई रियासत बनी थी गुर्बत कम करने के लिए, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए बनी थी, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में। मैं पहले ये बताऊंगा, तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, कानून की बालादस्ती।
2 खलीफा वक्त, पहले 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत में गए, जबकि उनका क्या किरदार था, उनका क्या स्टेटस था, खलीफा थे, उसके बावजूद वो अदालत में जाके खड़े हुए सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि कानून की हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि कितनी हमारी जद्दोजहद उधर किधर है, उस रास्ते पे हम निकले हैं या नहीं निकले। और तीसरी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान पढ़ लेता है तो फिर किसी और इंसान या किसी के सामने झुकना शिर्क होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आज़ाद कर देता है, ये बेशर्मी से, बेगैरती से, हाथ फैलाने से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक खुददार कौम। और ये 3 प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे पर्शियन एम्परर को, एक सुपर पावर, दूसरी तरफ रोमन एम्पर, बेजेंटाइन एम्परर हरकुलिस, उसको जब ख़त भेजा तो उन्होंने इमदाद मांगने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने ये नहीं कहा हमें कर्जे दे दो या हमें एड दे दो, हमारे हालात बड़े बुरे, और बुरे हालात थे मुसलमानों के। जो अभी आपने सवाल पूछा, आपने एक चीज़, 3 साल की अभी बात की ना, आप अगर तारीख उठा के पहले 5 साल देख लें मदीना की रियासत के, तो बुरे हालात थे मुसलमानों के। वो दुनिया के अजीम तरीन लीडर भी थे, लेकिन एकदम हालात ठीक नहीं हुए। वो उस रास्ते पे लगे जिसकी वजह से हालात ठीक हुए। वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया, जो असूलों पे खड़ी की, उन असूलों ने उस एक जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, उनको दुनिया की इमामत करवा दी। तो पहले तो आपको समझना है कि क्या हम उन उसूलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या इस मुल्क के अंदर हम अपने कमज़ोर तबके के लिए वो कदम उठा रहे हैं? कभी पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि हेल्थ कार्ड, जिन सूबों में हमारी हुकूमत है, पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर में अब, और गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे सूबों में जिधर हमारी हुकूमत है, वहाँ पूरी तरह हम हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इतनी बड़ी चेंज है कि कोई सोच, ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी ये सहूलत नहीं है। यानी एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक उस ख़ानदान में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक इनकलाब है। ये अभी तक लोगों को पूरी तरह पता नहीं चला कि ये कितना बड़ा हमने कदम उठाया है। तो ये उसी तरफ जा रहे हैं फलाई रियासत पे। फिर पनाहगाह, हमने जो पनाहगाह बना रहे हैं, ये गरीब मजदूरों के लिए, जो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, वो हम चाहते हैं कि वो उसको खाना पीना भी वहाँ मिले, सोए भी वहाँ, नहाए धोए भी वहाँ, मजदूरी करे, और जो मजदूरी से पैसा उठाए अपनी बीवी बच्चों को भेज सके। ये पनाहगाह में अभी हम इजाफा कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि हमने अभी तक कितनी पनाहगाह बना चुके हैं। है आपके पास? हम अब तक 22 पनाहगाह बना चुके हैं शहरों के अंदर, और 11 और बनने वाली हैं। और इंशाअल्लाह ये हम फिर फैलाते जाएंगे, जिधर जिधर मजदूर काम करते हैं उनके लिए रहने के लिए। ये मैं समझता हूं कि अगर हमें जाने तक, अगर हम अभी 33 हमारी बनेंगी, अगर हम ये सारे शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करते हैं वहां अगर हम पनाहगाह बना गए, मैं इसको अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। क्योंकि अमीर मुल्कों के अंदर भी ऐसा नहीं है, वहां भी, अब अमेरिका के अंदर भी सड़कों पर रात कई जगह उनके पास छात नहीं होती, सोते हैं, जो सबसे दुनिया का अमीर मुल्क है। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में कभी ना हो कि हमारे लोग, हमारा मजदूर बेचारा सड़कों पर सोए। तो उसके लिए पनाहगाह बना रहे हैं। फिर हम एक भूखा ना सोए, हम अभी हमने बसेस शुरू की हैं, और इनका अभी तक हमारे 12 बसेस हैं, ये फिरती हैं। ये 4 शहरों के अंदर अभी हम लेके आए हैं। ये ट्रक हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं कि पहले हमने थोड़े से पनाहगाह बनाए, उनको फिर हमने बेहतर किया, उनकी स्टैंडर्ड, उनके SOPs बनाए, अब हम उनको फैलाएंगे। इसी तरह हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमारी बस जाती है गरीब इलाकों में, लोगों को खाना देती है। अब हम ये बसेस बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारे पास 12 बसेस हैं। हमारा है कि अगले 6 महीने में 50 ट्रक हमारे जाएं गरीब इलाकों के अंदर, और इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ाते जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जो अब हम करने जा रहे हैं वो है
कामयाब पाकिस्तान। अब ये मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम आने वाला है। कामयाब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि जितने 40% जो हमारे ख़ानदान हैं जो निचले तबके में हैं, उनके लिए एक घर के अंदर एक को टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा, सारे घर को हेल्थ कार्ड मिलेगा ताकि वो अपना उनका इलाज हो जाए। एक हम उनको माइक्रो फाइनेंस से अपना घर बना के उनको कर्जा लेके दे रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी कि अगर मैं अपना घर बनाना चाहूँ तो उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फाइनेंस मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस से कर्जे दिलवाएंगे ताकि वो जो किस्तें देते हैं अपने किसी किराए के घर में रहने के लिए, वही किस्तें दे के उनको अपना घर हो जाए। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा चीज़ होगी और साथ फिर हेल्थ कार्ड मिलेगा। यानी 4 चीज़ें दे रहे हैं, कर्जा, और कर्जे मिलेंगे सूद के बगैर। तो शहरों के अंदर कर्जे देंगे ताकि वो अपनी कोई छोटी सी बिजनेस कर ले, देहात के अंदर कर्जे देंगे ताकि किसान अपनी मदद कर सके सूद के बगैर। ये हमारा इंशाल्लाह इसी महीने लॉन्च होने लगा है हमारा कामयाब पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा है। फिर कानून की बालादस्ती, तो पहले तो फलाई रियासत की तरफ हम इंशाल्लाह हमारा पूरा जोर है कि हम, और फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि एहसास का प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है दिसंबर में। 40% गरीब ख़ानदानों को जो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। हमारे पास पूरा डेटा हो गया। दूसरी चीज़ कानून की बालादस्ती, ये हमारी सबसे बड़ी इस वक्त जहाद चल रही है। जहाद ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून। ये जो कानून ताकत की बालादस्ती है, इसको कानून की बालादस्ती में लेके आना चाहते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है, इसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वही कब्ज़े ग्रुप हैं जो कि ताकतवर हैं, गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। ये वो सियासतदान हैं, चोरी करके पैसा बाहर ले गए हैं और इनको हाथ डालो तो कहते हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। इनके ऊपर हमने पूरा हाथ डालना है और एक लोगों को आज़ाद करना है, लोगों को कानून दे के, इंसाफ दे के आज़ाद करना है। ये दूसरा है। और तीसरा खुददारी। हम ये वो मुल्क बनाना चाहते हैं जो इंशाअल्लाह एक अपने पैर पे खड़ा हो, कभी किसी से हमें भीख ना मांगनी पड़े, कर्जे ना मांगने पड़े, किसी के सामने हम एड दे के उनकी जंगों में ना शामिल हों, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं तो हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं। एक खुददार, एक आज़ाद मुल्क। और ये भी एक, जब कौम एक फ़ैसला कर लेती है कि हमने दुनिया में अपनी हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी है, तो इज़्ज़त तब होती है जब एक कौम अपनी खुद इज़्ज़त करती है, वो खुददार कौम बन जाती है, उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो ये मेरे 3 एम हैं और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 5 साल के बाद, अब ये जो हमारा टर्म ख़त्म होगी, लोग देखेंगे 5 साल पहले क्या था पाकिस्तान के हालात और 5 साल के बाद क्या है। जी, वक्त क्योंकि कम है, हम अब आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात करेंगे। जिनकी कॉल नहीं लग सकी, आप अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हमें ये एहसास है कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं, उनका टेलीफोन जो है थ्रू नहीं होता। हम इस प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकें। आखिरी कॉलर आज के हमारे साथ कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्करनैन हैदर अर्ज कर रहा हूँ जिला रहीमिया खान से। करप्शन के खिलाफ आपने जो बड़े बड़े बुर्ज गिराए वो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करती है, जो काबिल तारीफ है। आज आपसे बराह रास्त बात का मौका मिला, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मुझे और मुझ जैसे हज़ारों लोगों को फौरी इंसाफ की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आपको जनूबी पंजाब की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नजरसानी की दरख्वास्त करता हूँ कि मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएँ। गुज़िश्ता चंद सालों से प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने बतौर VC यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला और मुलाजमीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए। चंद ही महीनों में अरसा 6 साल से काम करने वालों को वजह बताए बगैर 200 से ज़ायद मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए और इनका दाखिला यूनिवर्सिटी में ममनू कर दिया गया। आवाज़ उठाने पर हमें संगीन किस्म की धमकियां दी गई, जिस पर ओके, मैं इसका
इसका तहकीकात करेंगे हम कि क्या इसकी हक़ाइक़, और गवर्नमेंट पंजाब से बात भी करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ़ दे रहा है, वो जो महंगाई है। अब महंगाई कई वजूहात से है। एक है कि आपकी इंपोर्ट्स, जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो जब हमारा प्रेशर पड़ा और रुपया नीचे आया, तो और रुपया क्यों नीचे आया? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, यानी डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपए गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तो वो है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो किसान चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो जो बिकती हैं आके शहरों में रिटेल में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसको हम कम करने के लिए, ताकि किसान को भी ज़्यादा पैसा मिले और लोगों के लिए भी सस्ती चीज़ें, उसके लिए हम स्टोरेज 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं, क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता, और उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसके पास कर्जा भी आ जाए, ताकि वो आरती के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको कहना चाहता हूं, ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीसिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। पेट्रोल, बदकिस्मती से लोग हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेज़ी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। 47% बढ़ा है तेल दुनिया में। तो हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है। तो दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। सिर्फ जो 27 मुल्क जिन्हों में हमारे से ज़्यादा सस्ता है, वो खुद उनके मुल्क में तेल है, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो इंपोर्ट करते हैं मुल्क, जिस तरह पाकिस्तान है, हम दुनिया में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए। यानी ये हमारा सारा वक्त, हर हफ्ते मीटिंग होती है कि कैसे हमने रोकना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है, उसको तो वाकई हिट हुई है कि अगर आपकी तनख्वाहें हैं तो जब चीज़ें ऊपर गई हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किल वक्त है, और उनके लिए हमने अभी सैलरी उनकी इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है इस बारी। लेकिन जो बाकी किसान हैं देहात में, उधर तो 1100 अरब रुपया पहली दफ़ा मज़ीद इजाफी किसानों के पास किया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि कभी गंदम की ये रेट नहीं मिली, कभी गन्ने का ये रेट नहीं मिला, कभी मकई का ये रेट नहीं मिला। तो ये जो रेट, जो इजाफी पैसा गया है, एक तो वहाँ उनके इनकम बढ़ी है। दूसरा, इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह का इस वक्त पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन रहा है या इंडस्ट्रीज बना रही हैं, मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। और कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस तरह की इस वक्त आज पैसा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आज ज़मीन की कीमतें चली गई हैं, प्लॉट्स की और घरों की, ये भी कभी किसी के पास इतना पैसा नहीं आया। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, आप अपने जो मजदूर हैं उनकी आप ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि जब आपको इतना फ़ायदा हुआ है तो उनको भी फ़ायदा करवाएं जो मज़दूरों को है। लेकिन जो सैलरीड लोग हैं, मुझे पता है आपकी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा अब टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। आपको पता है हमने इस बारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अभी टैक्स इकट्ठा किया है, और इंशाअल्लाह जो हम FBR में अब और इस्लाहत कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, तो हमारी आमदनी और बढ़ती जाएगी। जैसी जैसी आमदनी बढ़ेगी,
इंशाल्लाह हम अपनी सैलरीड क्लास की भी मदद करेंगे और हम यही पैसा लगाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने किसानों के लिए, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो उससे फिर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये नंबर नोट कर लें सिटीजन पोर्टल का 05190001119000111। आप अपनी शिकायत इस पे भी दर्ज कर सकते हैं। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।